सो वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डायरेक्टर ट्रेडिंग। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आज से हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल प्लस हम स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या लगता है कोई स्टॉक ऐसा क्या परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। उसके ऊपर ही हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा बात कीजिए। हम प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादातर बिलीव रखते हैं, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक हमें बाय करना है तो उसके ऊपर मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ एनालिसिस किया मैंने पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं अभी। सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम कहीं ना कहीं टेक्निकल देखेंगे कि स्टॉक की प्राइस वगैरह कैसे क्या कर सकती है। ठीक है, सो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे IOCL, BPCL एंड SPCL के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा टिल 2020 में जब कोविड हिट हुआ था तब क्रूड के प्राइस बहुत ऊपर चले गए थे। अगर मैं आपको बताऊँ, ये था 2000 लगभग, यहाँ पे 2020 के आसपास क्रूड पहले बहुत मतलब नीचे चला गया था, फिर इतना हाइक हो गया कि लगभग 125-130 के आसपास चला गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे अगेन नीचे आया, लो के आसपास अगेन कंटिन्यूशन कर रहा है। तो अब ये एरिया था लगभग 2021 में इसने 65 को क्रॉस किया था एंड स्टिल ये लगभग 2022 आठ तक, मतलब एक 1.5 साल का वो पीरियड था क्रूड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। तब आपने इसको देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2020 में जो 21 में इसकी बैलेंस शीट आई, ये पूरा माइनस में चला गया था। ठीक है, उसके कारण स्टॉक प्राइसेस भी गिरे, फिर अगेन IOCL बैक आ गए, प्रॉफिट बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हम सेम चीज़ें HPCL में देखें, BPCL में देखें, ओके, सो BPCL में देखिए क्या हुआ है। BPCL में सेम वही 2020 में माइनस में मतलब प्रॉफिट एकदम ही लो हो गया था इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर अगेन आया एंड 2023 में अगेन क्योंकि एकदम से शॉक आया होगा उसके कारण अगेन प्रॉफिट डाउन हो गया था, उसके कारण स्टॉक प्राइसेस भी गिरे। नेक्स्ट अगर हम HPCL की बात करें, HPCL तो सेम वही था। HPCL भी 2020 में प्रॉफिट गिरा, 21 में थोड़ा सा बढ़ा, अगेन फिर 2 साल रिकवर करने को लगा, अभी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। तो मतलब क्रूड के प्राइस जो है सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है अभी पेट्रोलियम, सब जानते हैं EV पे शिफ्ट हो रहे हैं सब जन। ठीक है, आप EV पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं कि वह डायरेक्टली 1 साल में ये स्टॉक पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक और आपने अगर न्यूज़ अगर देखी होंगी तो नितिन गडकरी जी ने EV के ऊपर शायद एक इथेनॉल, ओके, इथेनॉल 100% इथेनॉल को भी लॉन्च कर रहे हैं शायद ये 30 अगस्त को। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चेंज रहेगा कि अगर वो 100% इथेनॉल में लॉन्च कर रहा है, वो भी एक 20% का गोल इंडिया ने अचीव कर लिया है, तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए कंसर्न रहने वाला है, इन सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाला है। एंड एक और चीज़ अगर देखेंगे, सबसे पहले 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है सनराइज सेक्टर जो कंटिन्यूसली आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है, एक होता है सनसेट सेक्टर की जो डाउन साइड में है। एंड अभी जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो है डाउन साइड सेक्टर में। ठीक है, इसमें आगे चल के कुछ इतना कुछ मिल नहीं सकता। एक और चीज़ गवर्नमेंट इसमें कर सकती है, मुझे लगता है कि वो अगर यहाँ पे इसको EV पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर डालती है, क्योंकि देखिए IOC के भी लगभग मुझे लगता है बहुत सारे पेट्रोलियम है, लगभग हर एक सिटी में है, BPCL के लगभग सेम है। इन तीनों को अगर मर्जअप करके वो अगर कुछ ना कुछ करके अगर यहाँ पे EV का पावर पॉइंट जैसे लॉन्च करती है, कुछ इससे रेवेन्यू जनरेट करने की अगर गवर्नमेंट ट्राई करती है, तो मुझे लगता है ये सेक्टर भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कुछ और चीज़ें अगर गवर्नमेंट EV को लेके इसके ऊपर प्लान करती है तो ये सेक्टर चल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब डिपेंडेंसी जो पेट्रोलियम से वो अगर हटाती है गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें काम कर सकती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर। जो 2023 का जो नेट प्रॉफिट था वो था 11,700 करोड़ एंड जो जून का इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके बाद इसका अकेला एक जून का मतलब 3 मंथ का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका 14,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये एक चेंज आया है इसमें, क्योंकि अगेन अभी क्रूड अगेन स्टेबल हो चुका है। क्रूड के ऊपर अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, अगर क्रूड की प्राइस बढ़ेगी तो जो इनका मार्जिन है इस पेट्रोलियम कंपनी का, तीनों चारों का, रिलायंस भी, इनका मार्जिन हो जाएगा कम। सिंपली आप समझिए क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि सरकार चाहे भी तो हाई प्राइस पे पेट्रोल नहीं बेच सकती, क्योंकि फिर अगर हाई प्राइस हो गया तो सभी चीज़ें चीज़ें महंगी हो जाती है। अगर समझिए पेट्रोल की प्राइस हाइक है तो कोई अगर चीज़ आप मंगा रहे हो उसको कॉस्ट बढ़ती है तो और सभी चीज़ें महंगी हो जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ मीडियम रही, जैसे ऑलरेडी पेट्रोल अगर 100 इसके आसपास रहा, ऑलरेडी महंगा ही है पहले 80 वगैरह के हिसाब से, लेकिन अगर इसी चीज़ के आसपास रहा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्टेबल रहती है। लेकिन अगर यही चीज़ें बढ़ी तो सरकार को भी क्या करना पड़ता है, फिर इन कंपनियों का जितनी भी दोनों तीनों कंपनियां इनका मार्जिन घटाना पड़ता है। ठीक, अगर इनका मार्जिन घटाया तो अगेन फिर वही हो जाती है चीज़ें,
कि ये कमा नहीं पाते, फिर माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड सरकार को कुछ भी करना है, प्राइस कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अगर ये लो में चल रहा है तो इनके मार्जिन थोड़े से हाई हो जाते हैं, क्योंकि स्टेबल प्राइस पे चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं सेम प्राइस से ले सकते हैं, थोड़ा सा हाई प्राइस पे बेच सकते हैं, ठीक है। बीच में जो न्यूज़ आई थी रशियन 2020 में था, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्होंने खरीदा था 28 जुलाई को, डिस्काउंट से कंटिन्यू चल रहा था BPCL ने भी, तो ये डिस्काउंट से खरीदा एंड सेम महीने में बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियली BPCL भी अच्छी कंपनी है, IOCL भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। एक और अगर चीज़ मैं आपको बताऊं, जो फिलहाल क्रूड का प्राइस है लगभग 86 के आसपास पहुंच चुका है, 83 था तभी भी, 86 अगेन फिर अभी लो आ चुका है, वापस अगेन नीचे आ चुका है, ये यहाँ की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर और बात करें हम, ठीक है, तो ये कुछ चार्ट है अभी क्रूड का। तो सिंपली अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर क्रूड का प्राइस सेम यहाँ पे ही रहता है या इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता, अगर किसी ने हमारा फॉरेस्ट का वीडियो देखा होगा, ठीक है, मैंने बात किया है, अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन फिर वही सरकार इनके मार्जिन कम कर देंगे। अगर वैसे भी हम देखें, ठीक है, क्या मार्जिन पे काम कर रहे हैं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ, अभी यहाँ पे देखिए 8,41,000 करोड़ का इनका सेल है, ठीक है, उसमें से 11,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम सिंपली मार्जिन में देखें, ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, 8,41,756 डिवाइडेड बाय 11,704 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है, 7% के आसपास कंपनी सिर्फ कमा रही है। ओके हाँ, 8,41,000 11,000 7%। ओके सो अगर अभी हम देखें, ठीक है, इनका सेल्स देखिए 8,41,000 का सेल है एंड 11,700 करोड़ उसमें इन्होंने प्रॉफिट कमाया। अगर आप देखें सिंपली, ठीक है, 8,41,000 उसमें से अगर हम डिवाइडेड बाय लगभग 11,000 करोड़ करें तो 0.7 लगभग आंसर आ रहा है। तो आप सिंपली ऐसे कीजिए, 11,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 8,40,000, 0.01, मतलब समझिए कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, 0.12% के आसपास प्रॉफिट कर रहा है, 1% के आसपास प्रॉफिट कमा रहेगा, ठीक है। एडग्रेड इसके इनके प्राइस के आसपास पहले भी इनका था, लेकिन इतना भी नहीं है, मार्जिन जो है इतना मार्जिन हाई नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसमें बोल सकते हैं हम सेलिंग में, वो इतना मार्जिन नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर और प्राइस हाइक हो जाती है तो ये और नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट बढ़ता है, स्टेबल रहता है क्रूड, तो ये थोड़े से कंपनी हाई पे जा सकता है, यहाँ से हमें एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कुछ टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल चार्ट क्या कर रहा है, ठीक है, टेक्निकल चार्ट देखिए, यहाँ पे एक आपको ये एक हाई लेवल थे 153 था, यहाँ पे 48 का लो लगा है, ठीक है। ठीक है, अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि है यहाँ से दिया था, इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अगेन सेम लेवल के आसपास आके थोड़ा सा निगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, सेम लेवल के आसपास रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको दिखता है कोई भी यहाँ पे ये अगर रिटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अगर इसी एरिया से कहीं रिटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड अगर एक ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ से बाय करके नीचे एसएल प्लेस कर सकते हैं एंड एक अच्छे टारगेट के लिए प्लेस ऑन कर सकते हैं। छोटा हमारे को रिस्क मिलेगा एंड हम अपसाइड के लिए एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तब तक इसको देखिए, ठीक है। मेरी कोई रिकमेंडेड एडवाइस नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, मेरा सिर्फ बताना आपको काम है। सेम स्ट्रक्चर आ रहा है बीपीसीएल में भी, बीपीसीएल में एक अच्छा इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया था, ठीक है, सेम लेवल के आसपास अगर होल्ड करता है, यहाँ से अगर एक मिलता है तो अगेन
ये सेम जो स्ट्रक्चर चल रहा है हायर लो का कंटिन्यूशन एक दे सकता है, इनके प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ते हैं तो। लेकिन एट द एंड अगर मैं इन्वेस्टिंग के हिसाब से बोलूँ तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करने वाला है। 2-4-5 साल बाद गवर्नमेंट के ऊपर है सब कुछ कि वो क्या करती है, क्या इनको देख रही है, ठीक है। आने वाले समय में हमें देखना है कि अगर ये कुछ गवर्नमेंट इसमें बदलाव करती है, जैसे कि कुछ ईवी चार्जिंग पॉइंट लाती है, मतलब कुछ कमाने का ज़रिया लाती है, ठीक है। सेल्स इतनी हुई तो नहीं हुई तो भी चलती, लेकिन अगर कुछ कमाने का ज़रिया अगर आती है, ठीक है, जैसे कोई अगर सेम सेल्स हो रही है 1 लाख करोड़, इतने तो हो नहीं सकते ईवी में, क्या चार्जिंग में क्या ही कमा लेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉफिट रहता है 10,000 करोड़ वगैरह, ठीक है, मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी भी कम है, लेकिन अगर कुछ करती है तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन नहीं तो फिर सेम ये जो अभी रेंज चल रही है, ठीक है, 2016 से जो BPCL भी है वही रेंज में 290 जाता है, 540 जाता है, सेम रेंज में चल रहा है। IOC भी लगभग 2017 से, देखिए 2017 से 150 का आया था, अभी भी वही रेंज चल रहा है। मतलब सेम पहले से ही ये स्ट्रक्चर लग रहा है कि कोई ये नहीं। अभी नितिन गडकरी जी ने भी अनाउंसमेंट कर दी इथेनॉल की, 20% तो गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है इंडिया। 100% इथेनॉल भी कुछ तो भी ट्राई कर रहे हैं, शायद उनका भी लॉन्चिंग है, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, कुछ तो भी है उसका। वो भी चीज़ें अगर आ जाती है तो डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी। वैसे ही लगभग आपने देखा होगा 20% अचीव करके इंडिया ने लगभग 30,000 करोड़ बचा लिए, $4 बिलियन। तो डिपेंडेंसी कम होने सबसे पहले तो कुछ स्टॉक में रिटर्न तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप तो भी यहाँ पे अगर एक एग्जामाइन कर सकते हो। तो मुझे अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से कोई पूछता है तो नो है, ठीक है। अगर स्टॉक की वॉल्यूएशन देखें एज पर वॉल्यूएशन स्टॉक, ठीक है, वॉल्यूएशन के हिसाब से जो स्टॉक है वो सस्ते हैं फिलहाल, लेकिन जो प्रॉफिट टू ग्रोथ रेशियो इतना ये जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है। एंड ये आगे चल के वही चीज़ होने वाली है, जनरेट नहीं करना है। अगर ऊपर जाता है, फिर ऊपर अगर जाता है, ठीक है, अगर क्रूड ऊपर जाता है तो अगेन वही मार्जिन लो हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। सेल्स वगैरह अभी भी ठीक ठाक है, लगभग सेल्स जो इनके 8,67,000 पर ये रिलायंस के 8,16,000, 4,65,000, 4,38,000। तो आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर बेट कर सकते हो अगर आपको करना है IOC के ऊपर। लेकिन मोस्ट मुझे लगता है आपके बेटर एग्जाम्पल रहेगा इसके लिए, बेटर आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ऑलरेडी वो पेट्रोलियम में है एंड अभी जो धीरे धीरे वो पेट्रोलियम से भी अपना शिफ्ट कर रहे हैं। लगभग 50-55% के आसपास हैं, जो मैंने इसके फाइनेंशियल देखे थे 50-55% के आसपास अभी चल रहा है। लगभग पहले 80% था, तो अभी रिलायंस रिटेल वगैरह जो इनमें उनमें भी अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो उसको आप एक एग्जामिन करके रख सकते हो कि इसके बदले में मैंने रिलायंस को बाय कर लिया है, ठीक है। जरूर इसको आप चेकआउट करना। अगर मैं आपको रिलायंस भी बताऊँ अभी, ठीक है, इसका विषय निकल ही चुका है, तो रिलायंस भी एक रजिस्टेंस के आसपास लगभग डाउन कर रहा है। अगर ये भी इस लेवल से निकलता है, ठीक है, तो डेली चार्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट है रिलायंस के आसपास, ठीक है। अगर ये यहाँ से निकलता है, इस रेंज में चल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मिनिमम रिलायंस 3,000 के आसपास आपको जाते हुए दिख सकता है। ऑलरेडी मैंने जो एनालिस्ट आपको बताए हैं वीकली चार्ट पे, आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो सभी चीज़ें ऑलरेडी अच्छी चल रही है। अगर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है यहाँ से, तो एक हमारे को अपसाइड के लिए रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए, देखिए क्या एनालिसिस हो रहा है आपका भी। मोस्ट ऑफ द जो है ये सेक्टर थोड़े पर आगे चल के डाउन ही इसमें है। हमें मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। अगर हम कोल वगैरह देखें तो आपको पता है वो तो पहले जा चुके हैं। कोल इंडस्ट्री जो कोल इंडिया है, ठीक है, ये इसमें अगर देखो ONGC सेम वही चल रहा है, कुछ परफॉर्म नहीं दे रहा है, ठीक है। लगभग यही है, ये 2000 तो इधर से ऊपर से नीचे है, 2015 से वही भाव पे चल रहा है, तो क्या चीज़ें नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोल इंडिया देखे तो वो तो कोल इंडिया तो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। देखिए 2009 से भी देखे होगा, इसने 17-15 में 280 से बाय किया, अभी भी वही लेवल पे चल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर किसका स्टेक है तो आप थोड़े से लो कर सकते हो स्टेक, फिर कुछ प्रॉफिट में हो तो बेच सकते हो एंड रिलायंस में शिफ्ट हो सकते हो, एक बेटर ऑप्शन है उसके हिसाब से। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं ना कहीं मैंने आपको जो फैक्ट बताया क्यों ये इंडस्ट्री अभी हमें नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं आगे चल के, ठीक है, एकदम से नहीं चेंज होगा, ठीक है। अभी इंडिया को 5 से 7 साल लगने वाले हैं, डोंट वरी, मे बी 10 ईयर भी लग सकते हैं कन्वर्ट होने में। ऑल अबाउट ये स्टॉक अभी भी परफॉर्म करने वाले, अभी भी प्रॉफिट जनरेट करने वाले, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये
कैश का हुआ है अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी जो लास्ट जो 11,700 करोड़ हुआ है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो अभी आप यहाँ पे देखिए डिविडेंड पे 3,300 करोड़ ही हुआ है, ये एक बार कम हुआ था, लेकिन उसके पहले देखिए 10,000 करोड़ डिविडेंड पेड हुआ था गवर्नमेंट को, मतलब 2022 का हम प्रॉफिट देख 2022 में प्रॉफिट किया 25,000, उसमें 10,000 करोड़ तो डिविडेंड ही पेड किया था। अगर एच BPCL में देखते हो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, 14,000 करोड़ का, ठीक है, 14,000 करोड़ का डिविडेंड पेड। फिलहाल गवर्नमेंट इसको एज अ डिविडेंड की तरह क्यों ले रही है, होल्डिंग ज़्यादा है, उनको कुछ ना कुछ कमाई उससे चाहिए, ठीक है, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसमें इतना कुछ नहीं देख सकते ना, हमारा इतना हम स्टेक है 50-50 शेयर में 200,000 शेयर में हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है, 3200 RS जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेंगे डिविडेंड भी इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा दूर रही है एज नाउ, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ऊपर अगर प्राइस जाती है तो वो जाएंगी ऑलरेडी, किसके कारण, अगर इनके मार्जिन इंक्रीज होते हैं तो उसके कारण ही जाएगी, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर एज नाउ थोड़ा कर ऊपर जा सकता है, लेकिन जो फ्यूचर है, ठीक है, 2-4-5 साल बाद वो ईवी का ही है, तो ईवी स्टॉक के ऊपर हम बेटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैंने आपको एक अल्टरनेटिव दिया है रिलायंस, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। आई होप ऐसे हम डिटेल में और भी वीडियो लाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ें चालू है, ठीक है। नेक्स्ट PSU वगैरह पे चेक कर रहा हूँ, फार्मा पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट था, अभी बताना आपको कैसा लगा एनालिसिस, आपका एनालिसिस क्या था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो मैं मिलता हूँ आपको मन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।